हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी पीसी जेआरसी नीट जेआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 हल करेंगे, जिसमें हमारा टेस्ट पेपर नंबर 8 होगा, जो कि आपके पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 63, जिसका हमारा टेस्ट पेपर नंबर 8 होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3 से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 और 2 स्किप कर दिया गया है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी लंबा हो रहा था, जो कि स्क्रीन पे नहीं ऐड हो पा रहा था, इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। वैसे मैं टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को पूरा प्रश्न आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किसने यह परिभाषा दी कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो किसी दिए गए राज्य क्षेत्र के अंदर शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। तो यह एक परिभाषा दी गई है, और यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो फ्रेंड्स, यह परिभाषा आपके मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो यह मैक्स वेबर कहाँ के हैं फ्रेंड्स? तो यह मैक्स वेबर एक जर्मन, ठीक है, जर्मन उदारवादी राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध प्रातिनिधिक लोकतंत्र का पक्ष लिया है? तो देखिए इसमें यही आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा चिंतक है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के विरुद्ध क्या किया था? अपना लोकतंत्र पक्ष, प्रातिनिधिक लोकतंत्र पक्ष लिया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जे मेडिसन। ठीक है, कौन? जे मेडिसन। यदि ऑप्शन में आपका एमंड बर्क भी रहेगा तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। एमंड बर्क और जो जे मेडिसन है, दोनों ही क्या करते हैं? ये आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, जे मेडिसन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का अधिकार है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप लोगों ने कई बार कर लिया है अपने प्रैक्टिस सेट में। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जे लॉक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का जे लॉक हो जाएगा। ठीक है, यह जो जे लॉक हैं, यानी कि लॉक महोदय हैं, ये किस तरह के विचारक हैं? तो ये उदारवादी विचारक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, जे लॉक। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा नंबर का प्रश्न। छठा नंबर का प्रश्न में देखिए दो ही ऑप्शन है। प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से एक राजनीतिक चिंतक ने सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए पहली बार नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में संकल्पनात्मक भिन्नता स्थापित की? प्रश्न थोड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन आपके टीएसटी के लेवल के हैं, जीआरसी के लेवल के हैं, पीएचडी के लेवल के, तो प्रश्न ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसाया बर्लिन। ठीक, क्या है? इसाया बर्लिन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, स्वतंत्रता के रूप में विकास जैसे विचार के लिए किसे श्रेय दिया जा सकता है? इन चारों में से आपको ऐसा आपको विचारक चुनना है जो स्वतंत्रता के विकास के रूप में क्या करता है? अपना विचार व्यक्त करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अमर्त्य सेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन, जो कि भारतीय विचारक हैं। ठीक है, और ये अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, क्या है? अर्थशास्त्री भी हैं। कौन? अमर्त्य सेन। इन्हें देखिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है अमर्त्य सेन को। और कब मिला था? तो इन्हें 1998 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का, ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, जे रूसो। ठीक है, जे रूसो का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स जीन जैक्स रूसो। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि जे रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करती है? तो फ्रेंड्स, जो रूसो की सामान्य इच्छा की जो संकल्पना है,
ये क्या करती है, लोक प्रभुता, यानी क्या करती है, लोगों में, ठीक है, पे विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लोगों की प्रभुता, यानी ठीक है, ऑप्शन बी लोक प्रभुता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि वह फ्रांसीसी लेखक कौन है जिसने तृतीय विश्व शब्द का निर्माण किया। आपको उस फ्रांसीसी लेखक का नाम बताना है जो कि तृतीय विश्व शब्द का क्या किया था, निर्माण किया था, यानी उसका प्रतिपादन किया था। तो वह हमारे कौन है, तो वह हमारे अल्फ्रेड सॉवी हैं। कौन है, अल्फ्रेड सॉवी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड सॉवी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद से संबंध है। आपको इसमें से बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सिद्धांतकार है जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद से संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केनेथ वाल्टज। ठीक है, कौन, केनेथ वाल्टज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ नए शब्द देखने को, नए प्रश्न थोड़ा सा आपको देखने को मिलेंगे कि इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। फ्रेंड्स आपको यही बताना है कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को इसमें इन चारों में से कौन परिभाषित सही तरीके से करेगा, एकदम एक्यूरेट। तो देखिए जो डी कह रहा है कि राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, यही क्या करते हैं, राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम नहीं है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का कौन सा इनमें से उपागम नहीं है। तो देखिए तुलना है, आपका इतिहास लेखन भी है, विधिक संस्थावाद भी है और अनुरूपण ये नहीं है। ठीक है, अनुरूपण नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है, जॉन रॉल्स की न्याय धारणा है। ठीक है, जॉन रॉल्स की न्याय धारणा आपको बताना है। तो जॉन रॉल्स किस प्रकार की न्याय धारणा रखते हैं, तो जॉन रॉल्स जो है समुदायवादी न्याय धारणा रखते हैं। कौन से, समुदायवादी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समुदायवादी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि मानव अधिकारों की धारणा की निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है। मानव अधिकारों की धारणा की बात हो रही है कि किस परिप्रेक्ष्य में उसकी आलोचना की गई है। तो फ्रेंड्स मानव अधिकारों की बात की जाएगी इसमें, तो जो सांस्कृतिक पहचान होती है इसमें उसकी आलोचना की गई है। ठीक है, बाकी सार्वभौमवाद पे क्या की आलोचना नहीं हुई है, पंथ निरपेक्षता पे भी आलोचना नहीं हुई है, व्यक्तिवाद भी नहीं हुई है, लेकिन सांस्कृतिक जो पहचान है इस पे उसकी आलोचना की गई है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक पहचान। अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसमें चुनौती दी जा सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अनुच्छेद आपका 323 है। ठीक है, 323 क, ठीक है, 323 क के अधीन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 323 क के अधीन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि एक ऐसा आदर्श राज्य जिसमें राजनीतिक शासकों के शासन के अंतर्गत पूर्ण न्याय उपलब्ध होगा कल्पित किया गया था। ठीक है, यह किसने किया, मतलब किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आपका हमारा ऑप्शन डी होगा, कार्ल ड्यूस। ठीक है, आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, अब देखिए दिख रहा होगा, कार्ल ड्यूस। तो कार्ल ड्यूस ने, ठीक है, ऐसे कल्पना की थी कि किस प्रकार का उसका आदर्श राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसने
एक ऐसा आदर्श राज्य जिसमें दार्शनिक शासकों के शासन के अंतर्गत पूर्ण न्याय उपलब्ध हो, इस तरह की कल्पना की थी हमारे कार्ल ड्यूस महोदय ने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल ड्यूस ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, ये कूट संबंधी प्रश्न है फ्रेंड्स। थोड़ा सा देखिए प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के विषय में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए क्या है। पहला दिया है कि एक संसद सदस्य संसद के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग भारत के संविधान द्वारा संरक्षित एक संसदीय विशेषाधिकार के रूप में करता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा पहला तो राइट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या दिया है। तो दूसरा जो दिया है, संविधान के सॉरी फ्रेंड्स, संविधान ने संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित की है। बहुत ही ये भी सही है, ठीक है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए कि एक और दो, ठीक है, तो दोनों ही हमारा राइट होना चाहिए। ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ठीक है, तो एक और दो दोनों ही हमारे राइट हैं, ठीक है। तो देख लीजिए जो कथन एक जो दिया था कि जो है यह एक सदस्य संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग भारत के संविधान द्वारा संरक्षित एक संसदीय विशेषाधिकार के रूप में करता है। तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद कभी कभी पूछ देगा कि किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो यह आपका अनुच्छेद 105 के अंतर्गत आता है, ठीक है। किस के अंतर्गत आता है, 105 के अंतर्गत आता है। और संविधान ने संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित की है। तो इसका जो ये जो प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 368 में किया गया है इसका प्रावधान, ठीक है। संविधान को ठीक है संशोधन करने की जो शक्ति संसद को दी गई है, ये इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का, एक और दो दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या रहा है। भारत के प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक भारत के संविधान में ही संहिताबद्ध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, 18 नंबर का प्रश्न। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा। इसमें ऑप्शन जो ए दिया है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर में आपके इसमें आपको दो ही ऑप्शन दिखेंगे, दो ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न देखिए 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारत में संघ कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। तो देख लेते हैं कथन क्या क्या दिया है। कथन आपके पास है पहला, भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं हो सकती। तो क्या इसमें सही कथन, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ए हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। और बी क्या दिया है, बी दिया है कि विभिन्न मंत्रियों की श्रेणी रैंक का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये भी हमारा गलत है, यानी कि हमारे दोनों ए और बी दोनों गलत हो गए। और देखते हैं सी और डी हमारा क्या ऑप्शन दिया है। सी और डी दिया है आपका, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और डी क्या दिया है, संसद के किसी एक सदन के सदस्य को ही मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये हमारा सही नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। धन विधेयक के बारे में इन चारों में से कौन सा एक कथन सही है। तो आप कथन को, सारे कथनों को पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन जो डी दिया है, यदि इसके बारे में कोई विवाद खड़ा हो तो लोकसभा अध्यक्ष ही अंततः क्या करता है, आपका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा
नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन विधेयक के बारे में जो हमारा ऑप्शन डी जो दिया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया था, यदि इसके बारे में कोई विवाद खड़ा हो तो लोकसभा अध्यक्ष ही अंततः निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। यानी कि कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में यदि क्या हो विवादित हो जाए तो उस पर जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही क्या करते हैं, अंतिम निर्णय लेते हैं कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी पॉलिटी से, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद पूछा था तो अनुच्छेद 201, ठीक है, किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। कई बार आप लोग इसे समझिए कि आपको रटा रटा होना चाहिए ऐसे प्रश्न। तो प्रश्न क्या था कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान विभक्त है। यानी कि देखिए इसमें आपको वर्ड में लिख दिया है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। सभी लोग जानते हैं कि पहला जो भारतीय संविधान था उसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान समय में 25 भाग हो चुके हैं। कितने, 25 भाग हो चुके हैं, वही आपका हिंदी में लिख दिया है 25 भाग। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का प्रश्न, 24 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित बताना है आपको। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य संविधान का भाग 6वें में है। ठीक है, जो राज्य की बात की गई है वो संविधान के भाग 6वें में की गई है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। बाकी हमारे ये जो है नागरिकता संविधान भाग 3 में, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान भाग 6 में, ये भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, और जो आपका दिया है मौलिक कर्तव्य संविधान भाग 5 में, तो ये भी हमारा सही नहीं है। ऑप्शन जो डी है यही हमारा राइट है, राज्य के विषय में संविधान के भाग 6 में बताया गया है। और फ्रेंड्स जो ये नागरिकता है ये संविधान के भाग 2 में है, और मौलिक अधिकार जो है आपका भाग 3 में है, सभी लोग जानते हैं। और मौलिक जो कर्तव्य है यह भाग आपके 4A यानी 4 क में है। ठीक है, किसमें, 4A कह सकते हैं या क भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बता दिया गया कि ऑप्शन डी, राज्य जो है आपके संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन है, यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, इसमें आपके आमुख दिए गए हैं तो पहले उससे देख लेते हैं। ठीक है, संविधान के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं तो उनको देख लेते हैं पहले, इसके बाद दूसरे पेज पे हम लोग देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि संविधान में दिया गया आमुख, ठीक है, वह कहाँ पे होता है, किस तरह से लागू होता है या उसकी क्या विशेषता है, उसी को देखना है। तो पहला दिया है आपका न्यायालय में लागू होता है। ठीक है, और दूसरा दिया है आपका महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है। तीसरा दिया शासन करने के उद्देश्यों की उल्लेखित करता है। तो देखिए नीचे क्या दिया है आपका, नीचे आपका दिया है कि संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, चौथा दिया था। और आपका कूट जो दिया है इसमें दिया है कि सही कथन का चयन करें। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसमें जो हमारा पहले जो ऑप्शन क्या दिया कि न्यायालय में लागू होता है आमुख, तो जी न्यायालय में लागू होता है, यह हमारा राइट हो गया। और जो हमारा दिया है आपका महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, तो ये भी हमारा राइट है। और तीसरा क्या दिया है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ये हमारा सही नहीं है। और यानी कि पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत। और चौथा देख लेते हैं क्या दिया है, चौथा दिया है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, तो ये हमारा सही नहीं है। यानी कि हमारा कौन सा राइट हो रहा है, तो 1 और 2 केवल। तो ऑप्शन ए में हमारा दिया है 1 और 2, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है।
तो जो कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, संविधान का इसमें क्या दिया है, अनुसूचियाँ दिया है और निदेशक तत्व नीति निदेशक की, यानी कि 4 चीज़ें दी गई हैं, चारों में से किसमें इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 26 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कल्याणकारी राज्य की बात हो रही है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य की नीति निदेशक तत्वों में जो राज्य की कल्याणकारी की बातें की गई हैं, आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इसका प्रावधान है। ठीक है, यानी कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इससे राज्यों को बताया गया है कि इसके अनुरूप आप क्या करें, अपने कार्य का संचालन करें, और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इसे भी आप सम्मिलित करें अपने यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही कुछ लोग तो इसको तुरंत मारेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होगा, ये होगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा क्या होते हैं, जो संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसमें जो सदस्य होते हैं, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। ठीक है, कितने, 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 सदस्य आपके लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, टोटल 22 सदस्य होते हैं इस समिति में, जो कि इस समिति के अध्यक्ष के जो नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 27 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बिल हो गया है। ठीक है, बिल, ये आपका बिल है। ठीक है, बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वह रोक सकते हैं, यानी उन्हें किस अनुच्छेद के तहत यह शक्ति प्राप्त है। प्रश्न नंबर 28, तो यह जो शक्ति प्राप्त है उन्हें अनुच्छेद 109 के अंतर, सॉरी फ्रेंड्स, अनुच्छेद आपके 28 नंबर का अनुच्छेद 111 होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 111 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि दोनों सदनों में यदि कोई बिल पारित किया जा रहा है, यदि उस पर क्या करें, वो देखें कि यह बिल सही नहीं है, तो उस पर क्या करें, वो अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है। सभी लोग जानते हैं कि जो संघात्मक संविधान होता है उसमें क्या होती है, उसमें दोहरी सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 30 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 30 देखिए, कह रहा है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किसके लिए हैं। बहुत इजी प्रश्न आ गया। तो यह आपके राज्य के लिए होता है, यानी कि सरकार के, उस राज्य की सरकार के लिए होता है नीति निदेशक तत्व। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखिए, कह रहा है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित है। संसदीय सरकार की बात हो रही है, जो कि हमारे देश में भी है संसदीय सरकार। तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें होती है, आपके प्रधानमंत्री में होती हैं। ठीक है, नाम मात्र कार्यपालिका कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक हमारे प्रधानमंत्री में होता है। सभी लोग जानते हैं, इजी प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर का प्रश्न। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए हमारा राइट तो नहीं है कोई इसमें, लेकिन जो इसके एकदम क्लोज होगा उसी ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा देखिए 1956 में किया गया था। ठीक है, 1956 में क्या किया गया था, भारतीय जो ये नागरिकता की बात है, तो आपका किस में, सॉरी फ्रेंड्स, नागरिकता की बात हो रही है।
1956 नहीं होगा, 1955 ही होगा, ठीक है। 1955 में 1956 संशोधन की बात समझ गया था, तो ये आपका 1955 ही होगा, ठीक है। जो प्रथम नागरिकता पारित किया गया था आपके 1955 में किया गया था, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया, ठीक है। तो किस अधिकार द्वारा विलुप्त, किस संशोधन द्वारा, तो सभी लोग जानते हैं कि 44वें, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 42वें में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इजी है। 42वां, इसमें क्या हो गया था, कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे आपके अखंडता शब्द जोड़ा गया था, धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, और इसे क्या कहा जाए, लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई थी इस संशोधन को, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है। तो यह जो अधिकार है आपके राज्यसभा को होता है कि राज्य सूची का यदि कोई विषय है उसे राष्ट्र हित में क्या करना है, घोषित करना है, तो यह राज्यसभा करता है ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का प्रश्न। 35 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया। तो देखिए ऑप्शन इसमें दिया है 1954, 1967, 1955, 1976। तो इसमें देखिए ये इसी की बात मैं कर रहा था, तो 1956 होना चाहिए, इसमें 1955 दिया है, तो इसमें देखिए 1955 दिया है, तो इसको राइट तो मार देंगे, लेकिन ये भी राइट पूर्ण रूप से है नहीं, 1956 होगा इस, ठीक है। 1956 में क्या किया गया था, राज्यों का, ठीक है, भाषा के आधार पर उनका गठन किया गया था। तो हमारा ऑप्शन इसमें 1956 नहीं है, तो हम ऑप्शन सी को ही मान लेते हैं, ठीक है, 1955। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न। 36 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे हस्तांतरित किया जा सकता। यानी कि वह कौन सा अधिकार है व्यक्ति का जिसे उसे क्या है, बहुत आसानी से प्राप्त है, लेकिन उससे क्या किया जाए, उसे छीना नहीं जा सकता और न ही उसे कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वह अधिकार होता है जीवन का अधिकार, जो कि उसे प्राकृतिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, प्राकृतिक अधिकार। इसे आप आपातकालीन में भी उस नागरिक से यह अधिकार नहीं छीन सकते हैं, प्राकृतिक अधिकार यानी कि जीवन जीने का अधिकार। तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। 37 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। यानी प्रश्न कह रहा है कि संसद का ऐसा कौन सा सदस्य है जिसे क्या होता है कि वह संसद का सदस्य होता तो नहीं है, लेकिन उसके कार्यवाही में उसे भाग लेने का अधिकार होता है। तो वह होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, यानी कि भारत के महान्यायवादी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 38। 38 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो अम्बुड्समैन की अवधारणा है वह लोकपाल लोकायुक्त से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39। 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। तो फ्रेंड्स, उदारवाद से संबंधित देखिए कौन कौन से, तो बाल गंगाधर तिलक ये तो उदारवादी थे नहीं, ये तो गर्म दल के थे। लाला लाजपत राय भी थे, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस भी ये नहीं है। गोपाल कृष्ण थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण, तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का प्रश्न। 40 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है। तो फ्रेंड्स, गांधी जी क्या थे, ठीक है, वह साध्य, ठीक है, साध्य को अपना हथियार मानते थे। वो क्या कहते थे, जो साध्य है वही साधन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट इसका आंसर हो जाएगा, साध्य साधन की पवित्रता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41। 41 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने थे। तो फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह होम रूल लीग के कब क्या बने थे, सचिव बने थे। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है। मुझे लगता है इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, 1916, ठीक है, क्या 1916 में वह क्या बने थे, इसके सचिव अध्यक्ष बने थे।
अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न। 42 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वे कौन से भारतीय आधुनिक चिंतक हैं जिन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है? तो वे हमारे भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। ठीक है, कौन? भीमराव रामजी अंबेडकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यदि राज्य सरकार राजनीति के प्रश्न फिर से देखते हैं, यदि राज्य सरकार राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो फ्रेंड्स प्रश्न कह रहा है कि जो राज्य के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो उसे बताए गए हैं, यदि उसका क्रियान्वयन उसका पालन सही नहीं करता है तो उससे उसका पालन कराने के लिए कौन उसे क्या कर सकता है? बाध्य कर सकता है। तो वे कौन करते हैं? तो वे कौन करेगा फ्रेंड्स? तो वे आपके जो मतदाता होंगे वही करेंगे। कौन? मतदाता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मतदाता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44। 44 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। मौलिक क्या है? तत्व दिए हैं। मौलिक क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन डी दिया है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, जो कि आपकी क्या है? यह आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या है? मौलिक अधिकार है। बाकी जो ए बी सी हैं ये आपके मौलिक क्या है? अधिकार नहीं है। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। यह क्या है? एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का प्रश्न। 45 नंबर का प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबी होती है लेकिन इसमें आपके पूरे जो आपके टेस्ट पेपर यानी कि आपके एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न होते हैं उस तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफ़ी ऑथेंटिक बुक से ये प्रश्न लिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको गलत प्रश्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए अभी फिर भी कोई गलत प्रश्न हो जाता है, उसका आंसर आपको मैं बता देता हूं तो उससे आप कमेंट्स जरूर करिएगा ताकि मैं उसका स्पष्टीकरण दे सकूं कि प्रश्न गलत है या नहीं गलत है। ठीक है, तो देखिए 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री थे वह किस वर्ष को ग्राम सभा क्या किए थे? घोषित कर दिए थे। तो फ्रेंड्स वह जब ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था तो वह आपका 1998 ईस्वी था। कौन सा? 1998 से इसे क्या किया गया था? ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है, जाति प्रथा का तत्व है। जाति प्रथा का तत्व क्या है? तो जानते हैं जाति प्रथा का तत्व जो होता है वह क्या करता है? राजनीति करता है। तो ऑप्शन सी राजनीतिकरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47। 47 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है फ्रेंड्स, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। ठीक है, भारत में क्षेत्रवाद के प्रमुख उदय का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें जो आपका भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ है यही क्या करता है? भारत में क्षेत्रवाद स्थापित कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। ठीक है, और क्या है? और उसका निर्माण। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर की? ठीक है, तो फ्रेंड्स जो लोकपाल और लोकायुक्त पद की स्थापना की गई थी तो संसद में इसे कब अधिनियम बनाकर इसे पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है 48 नंबर के प्रश्न का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी 1965 से यह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1965। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न। तो 49 नंबर के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स 49 नंबर का प्रश्न। तो फ्रेंड्स 49 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि रूसों की सामान्य इच्छा, ठीक है, का तात्पर्य किस भाव से है? सभी लोग जानते हैं कि रूसों की जो सामान्य इच्छा है इसमें क्या बात कही गई है। ऑप्शन आपके पास है, हो सकता है ऑप्शन थोड़ा सा घुमावदार हो, तो ऑप्शन पहले देख लीजिए। जनमत दिया है पहला, दूसरा दिया अधिकतम लोगों के हित, और दो ऑप्शन और देख लेते हैं क्या क्या है।
ऑप्शन सी दिया है वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, और डी दिया है वह जो राजा के हित में हो। तो रूसो के सामान्य की इच्छा वही है फ्रेंड्स, क्या हो कि सभी लोगों के हित में जो चीज़ हो वही उसकी सामान्य इच्छा का, ठीक है, कल्पना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। अगला प्रश्न देखिए, इजी प्रश्न था फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो फ्रेंड्स राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? सभी लोग जानते हैं कि राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं, गेस करिए कितने हो सकते हैं। तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला आपका जनसंख्या है, दूसरा आपका प्रदेश या निश्चित भूभाग भी कह सकते हैं, शासन या सरकार कह सकते हैं, और चौथा आपका प्रभुसत्ता, ठीक है, यानी कि संप्रभुता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का प्रश्न। 51 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? इजी प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं, यह कथन कई बार आपके एग्जामों में पूछा भी गया है। तो मैकाइबर है, ठीक है, यह कथन आपके मैकाइबर का है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मैकाइबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बहुत ही बार मैंने रटा दिया है फ्रेंड्स, आप लोग ये मत इस पे गलती करिए कि ऐसे प्रश्न का आप लोग गलत आंसर आप लोग देकर आए, ठीक है। तो बोंदा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस सेट को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, बोंदा होगा हमारा प्रश्न नंबर 52 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने नोट्स के रूप में भी आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया था कि ये जो कथन संबंधी महत्वपूर्ण कथन है सारे कथन उसमें इंक्लूड, कुछ ऐसे कथन है जो कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। जो कथन जितने भी सारे कथन हैं इंपॉर्टेंट आपको रट्टा में करवा दूंगा, उसमें से उससे बाहर कहीं आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा कथन संबंधी, बुक संबंधी, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा, हर्बर्ट डीन, ठीक है। ये किसका कथन है? हर्बर्ट डीन का है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का प्रश्न। 54 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। हाँ देखिए अब दिख रहा होगा फ्रेंड्स। प्रश्न देखिए कह रहा है कि राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो मतलब यह किस प्रकार का राज्य होगा, यही प्रश्न कह रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से प्रश्न को थोड़ा सा समय देकर इसको समझिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न पूछता हूँ, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न ये है कि जो यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच जो अंतर बताया गया था, ये किसके द्वारा बताया गया था? ठीक है, प्रश्न मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच जो अंतर बताया गया, यह किसके द्वारा बताया गया? ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, रूसो, अरस्तु, डायसी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रूसो, अरस्तु, डायसी या इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर का प्रश्न। 55 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि राजनैतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, उसे व्यक्तिवाद कहेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत जीवन में यदि क्या करे, हस्तक्षेप करे तो उसे व्यक्तिवाद कहेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? फांसीवाद की बात हो रही है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए थोड़ा सा जटिल माना जा सकता है, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं, मॉडरेट रूप में इसे ले सकते हैं 56 नंबर के प्रश्न को। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रजातंत्र का विरोधी है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो फांसीवाद क्या करता है? प्रजातंत्र का विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रजातंत्र का विरोध करता है। तो ऑप्शन
ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन का साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा। ठीक है, तो वह किस प्रकार का हमारा क्या है विचार होगा, तो यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें 4 दिए हैं, फांसीवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद और समाजवाद। तो फ्रेंड्स वह शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी, वह समाजवादी प्रकार की होगी, यानी समाजवाद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, समाजवाद। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, मुख्य अंग की बात हो रही है। तो हमारे 5 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल जो मुख्य अंग हैं वे कितने हैं, 5 हैं। पहला कौन सा है, महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा न्याय परिषद है, चौथा आपका सचिवालय है, पांचवा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्लियर हो गया, पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा न्याय परिषद, चौथा सचिवालय और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो 5 है टोटल, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी। तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग ये बताया जाता है कि लॉक ने लगभग 35 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। कितनी, 35। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 35 ही आप टिक करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 60 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि हाफ्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हाफ्स की ऐसी कौन सी पुस्तक थी उसे अमर बना दिया। तो सभी लोगों को पता है कि हाफ्स की वो उस पुस्तक का नाम लेवियाथन है। क्या है, लेवियाथन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है। तो फ्रेंड्स उदारवाद से मेल नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन जो ए दिया है बुजुर्वा राज्य, ये क्या है आपका उदारवाद से मेल नहीं है। यह जो बुजुर्वा आपका राज्य है, ये आपके पूंजीवादी जो राज्य है उसी को क्या कहा जाता है, बुजुर्वा राज्य कहा जाता है। और किसने कहा है, यह आपके मार्क्सवादियों ने कहा है। ठीक है, क्या है, मार्क्सवादियों ने आपके जो पूंजीवादी राज्य है उसी को बुजुर्वा राज्य कहा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बुजुर्वा राज्य। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर का प्रश्न, ये आपका कथन संबंधी है। पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो कथन दिया गया और कारण दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग कथन देखते हैं और कारण देखते हैं। कथन क्या क्या दिया है, कथन दिया है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही है, ये कथन ए जो हमारा है ये तो राइट हो गया। तो ये तो हमारा राइट हो गया कथन ए। और कारण क्या आर दिया है, गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रता धारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट है। तो लेकिन राइट तो है, लेकिन इससे कुछ मेल नहीं खा रहा है। ये दोनों है लेकिन ए वाले से मेल नहीं खा रहा है हमारा कारण आर जो है। तो हमारा केवल देखिए क्या होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दोनों सही हैं लेकिन उसका वो व्याख्या एक तरह से नहीं कर रहा है। तो ए और ए दिया है, क्या ए क्या दिया है, सही व्याख्या करता है, नहीं सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बी क्या दिया है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 63 नंबर का प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न है इस टेस्ट का। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापमान ही मुख्य प्रणाली मानी जाती है। देखिए फ्रेंड, जब आप पेपर देने जाएंगे तो सेम इसी तरह का आपको पेपर मिलेगा। उसमें 2-3 अगर आप पॉलिटिकल साइंस का जब
सेक्शन आप कवर कर रहे होंगे तो उस समय आपको 2-3 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपकी जियोग्राफी से हो सकते हैं, हिस्ट्री से हो सकता है, या आपके इकोनॉमिक्स से हो सकता है। 2-3 प्रश्न ऐसे इंक्लूड किए जाते हैं, तो इससे आप ये नहीं कहेंगे कि आपके सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है। ये आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ऐसा आपका जो बोर्ड होता है वह निर्धारित करके आपके सिलेबस में डालता है ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, प्रश्न नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सर्दी के महीने में, ठीक है। सर्दी के महीने में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 63 का। तो फ्रेंड्स, कैसी वीडियो लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब चैनल करने के लिए आप लोग प्रेरित करें, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके, ठीक है। और मैं आप लोगों को प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूँ जो मैंने बीच में पूछा था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। प्रश्न देखिए क्या था। प्रश्न था कि यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच में जो अंतर बताया गया था किसके द्वारा बताया गया था? ऑप्शन आपके पास था रूसो, अरस्तु, डायसी या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर जरूर से कमेंट करके दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।